कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और शेष जो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और बाकी जो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, तभी उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ये किसी टेंस के हो सकते हैं, जैसे अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो करीब एक ही टेंस के वाक्य हैं, इसे जोड़ दिया जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किसी भी टेंस का वाक्य हो उनको एक साथ जोड़ना होता है, तो उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा जिसे हम मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और दूसरा जो है तीसरा जो वाक्य होता है वह मेन क्लॉज पे ही आश्रित होता है, इसीलिए उसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मतलब जो दूसरे पे आश्रित है। पहला मेन क्लॉज नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। मेन क्लॉज से संबंधित उस पर आश्रित जो उपवाक्य होता है उसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और अन्य जो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। जब बाकी सब वाक्य सब ऑर्डिनेट होते हैं तो ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज में तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब। इतना क्लियर है। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होता है, इससे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। यानी जो उपवाक्य नाउन की तरह कार्य करता है उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं, और जो उपवाक्य एडजेक्टिव का कार्य करता है उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, और जो एडवर्ब की तरह से काम करता है उसको एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। तो ये तीन जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें सबसे पहला आता है नाउन क्लॉज। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब होता है, भाषा में संज्ञा बोलते हैं ना, संज्ञा यानी जो संज्ञा की तरह कार्य करे, यानी सब्जेक्ट का काम करे, वह जो है नाउन क्लॉज कहलाता है। यह जो है सब्जेक्ट के स्थान पे भी क्लॉज रह सकता है और प्रेडिकेट के स्थान पे भी क्लॉज रह सकता है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो जब नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा तो उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट टू वर्ब। सब्जेक्ट टू वर्ब यानी वह क्रिया का जो है सब्जेक्ट है, पूरा वाक्य, न कि केवल एक जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पूरा वो वाक्य ही जो है सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो सब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह से भी कार्य करता है।
प्रीपोजिशन की तरह भी कार्य करता है। अब हम अलग अलग हर एक को बताएंगे कि जो नाउन क्लास होता है उसको कैसे बनाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर होता है तो उसको कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट होता है तो कैसे बनाते हैं, और प्रीपोजिशन होता है तो उसको कैसे बनाते हैं, केस इन एपोजिशन होता है तो उसको कैसे बनाते हैं। यानी कि कभी कभी हम देखते हैं प्रेडिकेट पार्ट में क्या आता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, कहीं कहीं उसकी जगह पे जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाता है। तो वही जो है सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, वर्ब टू प्रीपोजिशन, वर्ब टू कॉम्प्लीमेंट, जो है भिन्न भिन्न रूप में हम इस नाउन क्लास को नाउन की तरह वो कार्य करता है, रहेगा ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकिन पूरा एक नाउन की तरह वो कार्य करता है। तो पहला देखते हैं सब्जेक्ट टू वर्ब, जिसको हेडिंग डालो। वो तो कल हो गया था, फिर और लिख लेंगे। सब्जेक्ट टू वर्ब, इसके आगे डैश लिख लीजिए। यह क्लास प्रिंसिपल क्लास की क्रिया के कर्ता के रूप में काम करता है। क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य करता है। यानी जो प्रिंसिपल क्लास है उसमें जो क्रिया होती है, उस क्रिया का जो कर्ता होता है वही जो है नाउन क्लास होता है। लेकिन वह कर्ता एक शब्द न होकर के पूरा उपवाक्य होता है, क्लास होता है, इसीलिए उसको नाउन क्लास कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। Where does he live? Where does he live? एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है it is not known. It is not known, यानी वह
पता है, इट इज नॉट नोन, यह पता नहीं है, यह पता नहीं। यहाँ पे इट शब्द जो आया है, इट किसके लिए आया है? इट इज नॉट नोन, क्या नहीं पता है कि वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है यही नहीं पता है ना। इसका मतलब इट जो है इस पूरे के सेंटेंस के लिए आया है। अब इट की जगह पे हम इस पूरे सेंटेंस को रख देंगे, इस पूरे सेंटेंस को रख देंगे और शेष वाक्य को जो करते हो जोड़ देंगे, यानी कि वेयर डज ही लिव इज नॉट नोन। अब इसको ध्यान से सुनो, इट इज नॉट नोन, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट के साथ है। स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इट की जगह पे हमने क्या रखा है, वेयर डज ही लिव, इसके बाद ये चीज है वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ये अब वर्ब यहाँ पे हो गया प्रेडिकेट, क्रिया से लेकर के शेष भाग प्रेडिकेट होता है, तो ये तो तुम्हारा हो गया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट जब निकल जाता है तो प्रेडिकेट को छोड़ करके जो भाग बच जाता है उसको क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो शेष भाग क्या होता है, वेयर डज ही लिव, और ये पूरा एक सेंटेंस है। सेंटेंस में इसको क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी कि यह पूरा जो है क्रिया का कर्ता है, इसीलिए इसको कहते हैं नाउन क्लॉज, नाउन की तरह कार्य कर रहा है। ये क्लॉज है, पूरा सेंटेंस है, स्टेटमेंट। क्लॉज का मतलब कोई अलग शब्द मत समझना, क्लॉज का मतलब एक सेंटेंस, स्टेटमेंट, वो पूरा ही उसी क्लॉज में है। क्योंकि कई सेंटेंस एक साथ रहते हैं इसलिए उनको हम क्लॉज बोलते हैं। अगर वही एक रहेगा केवल तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट टू वर्ब। अब इसमें जो है इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, इसलिए इसको कहते हैं सब्जेक्ट टू वर्ब। दूसरा हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट टू वर्ब। अब यहाँ एक चीज नोट, एक नोट लिख लो, ऑब्जेक्ट टू वर्ब के बाद ही लिख लो, चाहे पहले भी कहीं लिख सकते हैं नोट। अभी हम लोगों ने क्या किया, इट इज नॉट नोन, वेयर डज ही लिव। इसमें हम लोगों ने जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया क्या किया, इट को हटा दिया और उसकी जगह पे पूरा जो क्लॉज है उसको लाके रख दिया। अब क्योंकि वेयर से क्लॉज जुड़ा है तो वेयर जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया।
तो इस तरह से कौन कौन से शब्द आते हैं जिनको हम हटा के वहां पे उस क्लास को जो करते रहो। इसको लिख लीजिए। दो वाक्यों के सेट में वाक्य के शुरू में या अंत में इट कॉमा सो सो दिस ये चाहिए दिस दस 10 आदि का प्रयोग हो, तो नाउन क्लास बनाते समय इसे हटा देते हैं। और उसके स्थान पर प्रिंसिपल क्लास को रख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो वाक्य हैं। पहला वाक्य यू हैव डन इट रॉन्गली, यू हैव डन इट रॉन्गली। अब इसमें इट जो है अंत में नहीं आया, न तो पहले आया। ये जो है न तो पहले आया न अंत में, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया। यू हैव डन इट रॉन्गली। दूसरा सेंटेंस है आई बिलीव सो। You have done it wrongly, तुमने इसे गलत ढंग से किया, तुमने यह गलत ढंग से किया। I believe so, मुझे ऐसा विश्वास है। मुझे कैसा विश्वास है कि तुमने गलत ढंग से किया। तो अब यहां पे जो सो का प्रयोग हुआ, आई बिलीव सो, सो की जगह कैसा विश्वास है कि यू हैव डन इट रॉन्गली।
तो अभी दिखाया क्या गया कि अंत में अगर जो है इट हो, सो हो, दिस हो, दस हो, तो उसको हटा देते हैं और उसकी जगह पे पूरा प्रिंसिपल क्लॉज जो है रख देते हैं। लेकिन उसको किसी न किसी कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ेंगे, तब जाके वो जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कंजंक्शन इसका जानते हो क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको बहुत सारे कंजंक्शन है, दैट है, इफ वेदर है, सारे क्वेश्चन वर्ड है, ये सब जो है कंजंक्शन है इसके। जैसा वाक्य होता है उसके अनुसार हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे विश्वास है कि तुमने यह गलत ढंग से किया। आई बिलीव दैट यू हैव डन इट रॉन्ग। आई बिलीव दैट यू हैव डन इट रॉन्गली। अब इसको ध्यान से देखो, आई सब्जेक्ट है, बिलीव वर्ब है, ये तुम्हारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा गया दूसरे वाला, और ये पूरा सेंटेंस यू हैव डन इट रॉन्गली किस प्लेस पे है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे ये पूरा सेंटेंस है जो नाउन का कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट टू वर्ब, यानी वर्ब क्या बिलीव, इस बिलीव का ये जो है ऑब्जेक्ट है, इस बिलीव का जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो पहला था अगर सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा तो सब्जेक्ट टू वर्ब कहलाएगा, और वही चीज अगर जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगी तो ऑब्जेक्ट टू वर्ब कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट टू वर्ब होता क्या है? जब किसी दो सेंटेंस हो, दूसरे सेंटेंस में के अंत में अगर इट का प्रयोग हुआ है, सो का प्रयोग हुआ है, दिस का प्रयोग हुआ है, या दैट दस का प्रयोग हुआ है, तो समझ लो कि दिस दैट इट को हटा देंगे और पहले वाले पूरे वाक्य को वहां रख देंगे और दैट कंजंक्शन से जोड़ देंगे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं।
देखो ये सेंटेंस है, ही सेड समथिंग, ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा। आई कुड नॉट हियर इट, मैं यह सुन न सका, मैं यह सुन न सका। मैं क्या नहीं सुन सका, जो उसने कहा, उसने क्या कहा ये मैं सुन नहीं सका। पहले इसको सीधा बनाने का सही तरीका है हिंदी बनाना। He said something, उसने कुछ कहा, मैं उसे सुन नहीं सका। मैं क्या नहीं सुन सका, जो क्या उसने कहा, क्या उसने कहा मैं सुन नहीं सका। लेकिन अब यहाँ इट है, इट की जगह पे इस पूरे सेंटेंस को लाएंगे, क्या उसने कहा, क्या उसने कहा। तो हो जाएगा आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सेड, आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा मैं ये सुन नहीं सकता। अब इसमें ये हियर जो है वर्ब है, व्हाट ही सेड ये ऑब्जेक्ट। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट ही सेड, और व्हाट इसमें कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। चलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट टू वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, यानी जो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट का काम। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी भाव को पूरा करने वाले शब्द को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे कहा जाए ही इज, ही इज, वह है, क्या है, हाथी है, घोड़ा है, इंसान है, जानवर है, क्या है, तो उस चीज को जो शब्द पूरा करेगा उसको हम क्या कहेंगे, पूरक। तो वह उस क्रिया इज का जो है पूरक हो जाएगा। अब जैसे कहा जाए ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, इसका पूरक शब्द हो गया। देखो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है। एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें यस या एस लगाते हैं, उसके बाद हाँ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही जो है कहीं कहीं सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये होता है कि सिंपल प्रेजेंट में जो क्रिया होती है इज, एम, आर, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है?
कि उसमें इज एम आर का प्रयोग हो जाए तो समझो कि प्रेजेंट टेंस है। लेकिन ये जो यस या ईएस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं, उस है के भाव को ही पूरा करने के लिए, है हो के भाव को ही पूरा करने के लिए यस या ईएस लगाते हैं। यस का मतलब इज, वह यस या यस जो है उसी भाव को पूरा करता है। अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें इज एम आर रहेगा, तो इज एम आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? इज एम आर के साथ कोई एडजेक्टिवल वर्ड होता है, एडजेक्टिव बताने वाला शब्द होता है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। डॉक्टर क्या नाउन है, और यह वह की विशेषता भी, वह की विशेषता भी बता रहा है कि वह डॉक्टर है, तो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ही इज रिच, वह धनी है। रिच क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट क्या है? इसका एडजेक्टिव है। तो जब इज एम आर के साथ एडजेक्टिव लगा हो, विशेषता बताने वाला शब्द हो, तो समझ लो कि वह पूरक का काम करता है। तो उसको बोलते हैं हम सिंपल प्रेजेंट। और उसके बाद तो इंडेफिनिट कंटिन्यूअस का जानते ही कैसे होता है। तो देखो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इट इज माई गेस। He is very intelligent. It is my guess. वह बहुत इंटेलिजेंट है,